हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को करेंगे और इसके साथ साथ इस वीडियो के बाद हमारा 100 क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। आप क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किए हैं और बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से 2018 तक का डिटेल डिस्कशन आपको हमारे चैनल बीएचयू वाले पे मिल जाएगा। और सीयूटी पीजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से लेकर 2025 तक के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड करके उस पे हर संडे आप टेस्ट को दे सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन का पता चल सके आपको। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही है जो अल्टीमेटली आएंगे और उस टाइम पे आप कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एज एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्वेश्चन कह रहा है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, मतलब कि अगर एयर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उसके साथ कैसे चेंज होती है। रिमेन्स अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल रहती है, डिक्रीजेज डिक्रीज करती है, इंक्रीजेज इंक्रीज करती है, या फिर सेम रहती है। तो टेम्परेचर जब हमारा एयर टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है कि सेम रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम्स आर द हॉट विंड्स ब्लोइंग इन द एल्प्स नोन। किस नाम से जो हॉट विंड्स हैं एल्प्स पर्वत पे जब ब्लो होती हैं, जो हॉट विंड्स एल्प्स पर्वत पे ब्लो होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। चिनूक, फुहेन, सिरोको या फिर बोरा। तो हॉट एल्प्स पर्वत पे बहने वाली जो हवा है उसको हम फुहेन कहते हैं। लोकल विंड से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत मतलब कि एक दो क्वेश्चन। तो फिर लोकल विंड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और एक दो क्वेश्चन तो लोकल विंड से आना आना कंपलसरी है। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सेशन है उसमें लोकल विंड्स कई बार डिस्कस किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज क्लास बी क्लाइमेट इंडिकेट इन कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जो क्लास बी है, जो बी लेटर है, वो कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आई क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट या फिर वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। तो जो वर्ड बी जो लेटर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बी लेटर है ये हमारा ड्राई क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वेयर इज द पोजिशन ऑफ अस्व लैटिट्यूड। अस्व लैटिट्यूड की क्या पोजिशन है। अस्व लैटिट्यूड मतलब कि हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड का ही मतलब संस्कृत है अस्व लैटिट्यूड। ओके, तो ये पूछ रहा है कि हॉर्स लैटिट्यूड की पोजीशन क्या है। सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। तो जो हॉर्स लैटिट्यूड का जो पोजीशन है वो है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द पोलर फ्रंट थियरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लॉन्स। तो जो इसमें पूछ रहा है कि पोलर फ्रंट थियरी जो कि टेम्परेट साइक्लॉन्स के ओरिजिन से रिलेटेड है, इसको किसके द्वारा, किस क्लाइमेटोलॉजिस्ट के द्वारा पोलर फ्रंट थियरी को दिया गया था। फिजरॉय, राल्फ एबरक्रॉम्बी, बर्कनीज, सॉ एंड लैम्पर्ट। ये बर्कनीज है, ये ऐसे होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, बीच में सॉरी जे इसमें साइलेंट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि पोलर फ्रंट थियरी किस क्लाइमेटोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया था जो कि टेम्परेट साइक्लॉन्स के ओरिजिन से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, बर्कनीज द्वारा पोलर फ्रंट थियरी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ओजोन गैस इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ज़्यादातर ओजोन गैस जो है एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, आइनोस्फियर में या फिर एक्सोस्फियर में। तो ओजोन ओजोन गैस जो है हमारी है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। फिर इन विच रीजन रेनफॉल इज मेनली सस्टेनेबल। किस रीजन में जो रेनफॉल है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है। टुंड्रा रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन या फिर टाइगा रीजन। तो जो सस्टेनेबल रेनफॉल है वो इक्वेटोरियल रीजन में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डेली रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में होती है। ओके,
विच इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। इसमें बोल रहा है कि गैसेस का जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, मतलब किस कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर उससे कम, और मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है एटमॉस्फेयर में उनके प्रेजेंट, उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, मतलब ये करेक्ट करेक्ट ऑर्डर है, या फिर ऑक्सीजन, नियॉन, जेनॉन, आर्गन। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। फोर्थ है मीथेन, आर्गन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो जो पहला ऑप्शन हमारा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर नियॉन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हमारे नाइट्रोजन है 78%। फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन है 21%। फिर उसके बाद आर्गन और नियॉन प्रेजेंट है। ठीक, इनका मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द डायरेक्शन इन विच द विंड इज़ ब्लोइंग। अगर आप उस डायरेक्शन में खड़े हैं, उस डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़े हैं जहाँ से विंड जो है ब्लो हो रही है, तो द विंड टर्न्स टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो आगे का स्टेटमेंट है इसका कोई मतलब नहीं, बस आपको ये क्वेश्चन को मतलब एक कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि मतलब पहले ही आप थोड़ा घबरा जाएं क्वेश्चन पढ़ के। ठीक, उसका मेन ये पूछ रहा है कि द विंड्स टर्न टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट टर्न कर जाती हैं और लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट टर्न कर जाती हैं। तो व्हाट इज़ दिस रूल कॉल्ड, ये जो रूल है ये कौन सा रूल है, क्या कहलाता है? किस रूल से ये टर्न कर जाती, मतलब कौन सा रूल इसको एक्सप्लेन करता है कि विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न कर जाती हैं। तो इसमें बोल रहा है कि बायज बैलेट नियम, फ्रिक्शन फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट या फिर फेरल्स लॉ। तो जो हमारा थर्ड फोर्थ ऑप्शन है फेरल्स लॉ, ये इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि फेरल्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड मूव करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। फिर नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मैक्सिमम। ट्रोपोस्फियर की हाइट जो है मैक्सिमम होती है किस रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, पोलार रीजन में या फिर मिड लैटिट्यूड रीजन में। तो जो ट्रोपोस्फियर की मैक्सिमम हाइट होती है वो हमारी इक्वेटोरियल रीजन में होती है। ये 8 से 18 किलोमीटर तक वेरी करती है। मतलब जो ट्रोपोस्फियर है वो पोलर एरियाज पे 8 किलोमीटर एक्सटेंड करता है और इक्वेटोरियल रीजन में ये हमारा 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में कन्वेक्शन करंट, एयर का कन्वेक्शन करंट ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रोपोस्फियर की हाइट ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम एल्बिडो। मैक्सिमम एल्बिडो किस चीज़ कौन रिप्रेजेंट करता है? पार्शियल क्लाउड, क्यूमुलस रेन क्लाउड्स, सैंड या फिर मेल्टिंग स्नो। एक ये मतलब मैक्सिमम एल्बिडो वाला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे एकदम फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आता है वो है फ्रेश स्नो। फ्रेश स्नो सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो का जो एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये मेल्टिंग स्नो जो है ये सही ऑप्शन होगा हमारा। मेल्टिंग स्नो का जो एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंस इन द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें कौन सी प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर की हीटिंग में सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑपरेशन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और चौथा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या आंसर है इसका। तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है सबसे ज़्यादा जो अर्थ के सरफेस की जो हीट होता है एटमॉस्फेयर, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होता है। जितना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं होता है, उससे ज़्यादा जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जाती है तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर को हीट करती है। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और कन्वेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल है एटमॉस्फेयर की हीटिंग में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो बचता है ऑपरेशन, ये एक मतलब एक इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि ऑपरेशन में ये जो विंड का ऑपरेशन है या फिर जो भी इन्वायरमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में चीज़ें हो रही हैं उनकी उनके ऑपरेशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्कनीज थियरी इज रिलेटेड टू हुज ओरिजिन। जो बर्कनीज थियरी है हमारी वो किसके ओरिजिन से रिलेटेड है? तो अभी हम पढ़े थे कि जो बर्कनीज थियरी यानी कि यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, बर्कनीज थियरी ऐसे होगी, बर्कनीज
ये किस चीज़ के ओरिजिन से रिलेटेड है? तो बर्कनीज थियरी को हम पोलर फ्रंट थियरी भी कहते हैं, जो कि हमारी टेम्परेट साइक्लोन के ओरिजिन से रिलेटेड है। किसके ओरिजिन से रिलेटेड है? टेम्परेट साइक्लोन। आई होप कि अब अगर बर्कनीज थियरी का नाम कहीं आएगा तो आप उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, बताया भी कि जो बर्कनीज थियरी उसको पोलर फ्रंट थियरी भी कहते हैं, और ये टेम्परेट साइक्लोन के ओरिजिन से रिलेटेड है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा टेम्परेट साइक्लोन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, या फिर ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर एट द सेचुरेशन पॉइंट, या ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर एट द सेचुरेशन पॉइंट, या फिर परसेंटेज में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के टर्म्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कि द एरिया लाइंग अप टू 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज अ पार्ट ऑफ। जो एरिया है इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो एरिया लोकेटेड है उसको हम क्या कहेंगे? ठीक, ये हमारा इक्वेटर है और ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, या बोथ टेम्परेट एंड टॉरेट जोन, या फिर बोथ टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। तो सबसे पहले जो इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर ये जो एरिया है ये हमारा टॉरेट जोन का एरिया है। ठीक, फिर ये हमारा टेम्परेट जोन का एरिया है, और ऊपर जो होता है ये हमारा फ्रिजिड जोन का एरिया है। हमारा सेकंड ऑप्शन टॉरेट जोन इसको लेके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया इज अ डी टाइप ऑफ क्लाइमेट आफ्टर थॉर्नथ्वेट फाउंड। इंडिया में जो है डी टाइप ऑफ क्लाइमेट थॉर्नथ्वेट के अकॉर्डिंग कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, या फिर छत्तीसगढ़। तो डी टाइप क्लाइमेट जो है राजस्थान के एरिया में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि चिनूक रन्स इन द फॉल। जो चिनूक हवा है वो पतझड़ के दौरान चलती है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा कि बोरा वॉक्स इन समर। तो जो बोरा है वो बोरा वॉक्स इन विंटर। जो बोरा लोकल विंड है वो विंटर सर्दियों के टाइम पे चलती है। नेक्स्ट है फोहेन रन्स इन स्प्रिंग। जो फोहेन हवा है वो स्प्रिंग के टाइम पे, वसंत के टाइम पे बहती है। फिर है गिबली रन्स इन समर। जो गिबली हवा है ये समर के टाइम पे बहती है। तो आप इसका बता सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है? इसका ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है, कि जो चिनूक हवा है वो पतझड़ के दौरान पे बहती है। ये हमारा गलत गलत आंसर है, मतलब गलत है जो स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हॉर्स लैटिट्यूड से पूछ रहा है कि अश्व लैटिट्यूड यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड इज लोकेटेड इन। हॉर्स लैटिट्यूड किस लैटिट्यूड मतलब किस रेंज में, किस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है? 40 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड, 25 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड, 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड, या फिर 45 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड। तो जो हॉर्स लैटिट्यूड है ये हमारा 30 से लेके 35 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है BWH क्लाइमेट। जो क्लासिक इन कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन BWH रिप्रेजेंट। कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जो BWH है वो किस क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है? कोल्ड मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, हॉट लो लैटिट्यूड डिजर्ट, वार्म लो लैटिट्यूड स्टेपी, या फिर कोल्ड मिड लैटिट्यूड स्टेपी क्लाइमेट को। तो जो BWH है कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, वो रिप्रेजेंट करता है हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है इसमें एक तरफ क्लाइमेट टाइप ऑफ क्लाइमेट दिया हुआ और दूसरी तरफ एरिया दिया है कि कौन सा क्लाइमेट किस टाइप ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है। 96 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें सबसे पहले AMW है। AMW किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? AMW जो है इंडिया की वेस्ट कोस्ट साउथ ऑफ गोवा, मतलब गोवा के जो सदर्न पार्ट में वेस्ट कोस्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है AMW टाइप क्लाइमेट, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में। और फिर नेक्स्ट AW जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को रिप्रेजेंट करता है। BSHW जो है ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला यानी कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली एंड पार्शियल एरिया ऑफ हरियाणा।
इंटीरियर पेनिनसुला के इंटीरियर पार्ट को, अरावली रीजन के वेस्टर्न स्लोप को, और हरियाणा के कुछ रीजन्स को BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है। CWG जो है नॉर्दर्न इंडियन गंगा प्लेन को, मतलब नॉर्थ गंगा प्लेन को, जो इंडिया में जो गंगा प्लेन्स है उसको CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है। तो ए का हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ए का फोर्थ हमारा फर्स्ट में है और फोर्थ में है, तो बी और सी कट गया। फिर है बी का वन, बी का वन कहाँ है, बी का वन हमारा डी ऑप्शन में, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। ओके, नेक्स्ट, which regions of the world have the minimum annual temperature variation? वर्ल्ड के किस रीजन में जो एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन है वो सबसे कम होता है? इन ट्रॉपिकल एरियाज, इन टेम्परेट रीजन्स, इन पोलर रीजन्स, या इन इक्वेटोरियल रीजन्स? कौन जो वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब टेम्परेचर डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Next, which one of the following regions does not affect the distribution of temperature on the earth surface? इसमें से कौन सा रीजन है जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अर्थ सरफेस पे अफेक्ट नहीं करता है? ठीक, लैटिट्यूडनल पोजीशन, टेन्योर ऑफ द डे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट अबव सी लेवल। मतलब कि अर्थ सरफेस पे, हर सरफेस पे जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट न करने वाला कौन सा रीजन हमारे ऑप्शंस में दिया गया है? तो किस रीजन की वजह से अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है? लैटिट्यूडनल पोजीशन, टेन्योर ऑफ डे, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट अबव सी लेवल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारे टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट स्पीड ऑफ वेस्टर्ली विंड इज, वेस्टर्ली विंड की जो हाईएस्ट स्पीड है वो कहाँ पे, किस रीजन में पाई जाती है? तो अगर ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमस्फीयर के कंपैरिजन में होता, तो ये नॉर्दर्न हेमस्फीयर के कंपैरिजन में जो सदर्न हेमस्फीयर है वहाँ पे वेस्टर्ली विंड्स की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि रोरिंग 50s और स्क्रीमिंग 60s, रोरिंग 40s, स्क्रीमिंग 60s, और ऐसे बोलते हैं ना जो सदर्न हेमस्फीयर में जो विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स पाई जाती हैं उनको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द सदर्न हेमस्फीयर, मतलब सदर्न हेमस्फीयर के कॉन्टिनेंट्स पे वेस्टर्ली विंड्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। या फिर ऑन द ओशंस ऑफ द सदर्न हेमस्फीयर के ओशंस पे, ऑन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द नदर्न हेमस्फीयर, और ऑन द ओशंस ऑफ द नदर्न हेमस्फीयर। तो सबसे पहली बात, इसमें नदर्न हेमस्फीयर वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि सदर्न हेमस्फीयर में ज़्यादा स्पीड होती है वेस्टर्ली विंड्स की एज़ कम्पेयर टू नदर्न हेमस्फीयर। अब इसमें है कि लैंड पे ज़्यादा होती है या फिर ओशंस में ज़्यादा होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओशंस में जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उनकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट ज़्यादा होती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन बेसिस ऑफ थॉर्नथवाइट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 1931 वर। जो थॉर्नथवाइट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 1931 का था उसकी बेसिस क्या थी? मतलब इट इज़ अफेक्टेड बाई प्रेसिपिटेशन, इट इज़ अफेक्टेड बाई मंथली प्रेसिपिटेशन, और थर्मल इफिशियंसी, या फिर एवरेज मंथली टेम्परेचर। मेन बेसिस थॉर्नथवाइट के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का क्या था? तो जो थॉर्नथवाइट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो ये था कि, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, ए एंड सी आर करेक्ट। तो मतलब ए मतलब अफेक्टेड बाय प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन से भी अफेक्ट करता था, और थर्मल इफिशियंसी, ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है कि जो थॉर्नथवाइट का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो प्रेसिपिटेशन से अफेक्ट होता था और थर्मल इफिशियंसी पे बेस्ड था। ठीक, तो थर्ड मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये जो वीडियो है आज का ख़त्म होता है यहीं, और हम क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और उस पे बेसिस मतलब क्लाइमेटोलॉजी के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका एक यूनिट जो क्लाइमेटोलॉजी का है वो एकदम कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए यूनिट के साथ और उसके नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, लास्ट में जब एकदम एग्जाम जो हमारा पास आने वाला रहेगा तो हम क्लाइमेटोलॉजी के मतलब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, हर यूनिट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और टेस्ट तो आपको मिल ही रहा है, तो वहाँ पे जाके आप मतलब आप जाके हर संडे BHU वाले ऐप पे टेस्ट देके अपने अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।